हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। माय नेम इज दीक्षा चौधरी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिट्स के बारे में। तो एक रिट्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन के लिए। रिट्स से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंडियन पॉलिटी जहाँ जहाँ आपके स्टेट में सब्जेक्ट में आता है, जैसे कि यूपी में इंडियन पॉलिटी पार्ट पेपर 1 का पार्ट होता है, जीके का पार्ट होता है, वहाँ पे भी रिट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है होते हैं। तो रिट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे कि कोई लैंडमार्क केस लॉ हमसे पूछ लिया, प्रीलिम्स का भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। 5 तरीके की रिट्स हैं हमारी, उनके मीनिंग्स पूछ लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेबस कॉर्पस रिट, ठीक है। किस अथॉरिटी के अगेंस्ट ये रिट इशू हो सकती है, ये जनरली जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो ये देखिए, रिट जुरिस्डिक्शन जो है, रिट इशू करने की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी मिलती है और हमारे हाई कोर्ट को भी मिलती है। लेकिन रिट होता क्या है, देखिए, जब भी सिटीजन्स के जो भी मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे कि हर नागरिक के पास अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो उसको पार्ट 3 के द्वारा जो है एंश्योर्ड होते हैं। लेकिन अगर उसके सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज हुआ तो क्या कर सकते हैं भाई, तो फिर वो सिटीजन के पास एक रेमेडी है। क्या रेमेडी है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। डायरेक्टली दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, द एपिक्स कोर्ट। तो एपिक्स कोर्ट में ये पर्टिकुलर पर्सन जा सकता है जिसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। तो आर्टिकल 32 ये अधिकार देता है उस नागरिक को, उस पर्सन को रादर, जिसका मौलिक अधिकार उल्लंघन किया गया है, कि आप जाके जो है सुप्रीम कोर्ट से अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि वो 5 तरीके की रिट्स जो है वो इशू कर सके। तो ये सारा मैटर, रिट से रिलेटेड मैटर पूरा डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिट्स देखो, रिट्स कितने तरीके की होती हैं, रिट्स हमारा जो है 5 तरीके की होती है। एक तो हेबस कॉर्पस रिट, एक को वारंटो की रिट, एक प्रोहिबिशन वाली रिट, ठीक है, एक मैंडमस, एक सर्चुरारे। तो थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं आपको इनिशियल स्टेज पे, लेकिन बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल जो है इनके मतलब है, और किस किस सिनेरियो में ये इशू होती है ये भी बहुत ज्यादा जो है सिंपल है। एक बात बता देती हूँ, रिट का जो ये पर्टिकुलर प्रावधान है, रिट का ये जो पर्टिकुलर प्रावधान है आर्टिकल 32 के अंडर तो है ही, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। आर्टिकल 32 के पास, आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। लेकिन क्या आप अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपने रिट इशू कराने के लिए? तो बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन ऑल्सो अप्रोच टू द हाई कोर्ट रादर देन गोइंग टू द अपेक्स कोर्ट। टोटली आपका ऑप्शन है, आप जो है अपना फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही जो है सिंपल सा क्वेश्चन, अब देखो हाई कोर्ट के पास भी यही 500 रिट्स इशू करने की पावर है, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन उठता है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का रिट इशूइंग पावर, सुप्रीम कोर्ट का रिट इशूइंग पावर एंड हाई कोर्ट का रिट इशूइंग पावर। अभी सारी चीजें सिंप्लीफाइड मैनर में क्लियर हो जाएंगी, बस सुनते जाओ, ठीक है, समझते जाओ। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकती है आर्टिकल 32 के अंडर, हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है आर्टिकल 2 to 6 के अंडर। अब रिट्स क्या होती हैं, 5 तरीके की रिट्स होती हैं। 5 तरीके की रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है और यही 5 तरीके की रिट्स जो है हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, सेम। लेकिन कौन कौन सी सिचुएशन है, इन विच सिचुएशंस, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस, कौन कौन सी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है और हाई कोर्ट इशू कर सकता है, ये थोड़ा वेरी करता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। किस तरीके से भाई, देखो, अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, फंडामेंटल राइट, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, जिसको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार हमारे भाग नंबर 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो इस पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी जो है आपका डेमो सेक्शन में डाल चुकी हूँ, फंडामेंटल राइट्स का पूरा ओवरव्यू। नॉनदलेस हम करते हैं कि अगर देखो आपका ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट, ये सारे फंडामेंटल राइट में से कुछ भी इन्फ्रिंज हो रहा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट किस केस में जा सकते हैं, हाई कोर्ट्स तो भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो भी आप हाई कोर्ट जाइए, ठीक है, तो भी आप हाई कोर्ट जाइए। कोई लीगल राइट या फिर कोई स्टैट्यूटरी राइट अगर इन्फ्रिंज हो रहा है तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो है पर्टिकुलर कोई संवैधानिक अधिकार, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कोई संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है,
तो भी आप जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहले मुझे एक सिंपल सी बात बता दीजिए, ठीक है, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा एपेक्स कोर्ट है, इसकी रिट इशू करने की पावर वाइडर है, एक्सपेंसिव है, या हाई कोर्ट की है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वेदर द रिट जुरिस्डिक्शन of which of the following courts is higher, high court, supreme court, both of them, none of them, ठीक है। तो वाइडर पावर किसकी है भाई? वाइडर पावर, रिट इशूइंग पावर, वाइडर स्कोप जो है इसका है, हाई कोर्ट का है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए हाई कोर्ट्स तो आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट उसके रिगार्ड में भी रिट इशू कर सकता है। लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, कानूनी तौर से कोई भी अधिकार आपका उल्लंघन हो रहा है, तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार इन्फ्रिंज हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक सर्कमस्टांस में जा सकते हैं, वो है फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होने के केस में। तो अब देखो, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, इन सारे अधिकारों में डिफरेंस क्या है? लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार, और अपन का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार। इन सारे अधिकारों में डिफरेंस क्या है? मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमारे भाग 3 यानी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक रन करते हैं, 35 तक रन करते हैं। ऑलराइट, दूसरा हमारा स्टैट्यूटरी राइट या लीगल राइट, ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें किसी कानून के द्वारा सिटीजन्स को दिए गए होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू यहाँ पे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है, ये हमें आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जो है आरटीआई का अधिकार दिया गया है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी हमें एक कानून के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट, बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया गया है। तो ये होते हैं लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो होते हैं जो पूरे संविधान में आपके कहीं भी दिए गए हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका मैं आपको दे सकती हूँ, बेस्ट एग्जांपल आर्टिकल 300 कैपिटल ए, आर्टिकल 300 कैपिटल ए, ठीक है। मतलब कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में नहीं है, लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी आपको अगर कोई अधिकार दिया गया है, जैसे कि राइट टू वोट भी हमें संविधान में दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी अब भी हमको संविधान में दिया गया है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑल्सो, वेदर क्या हमारे मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार भी हैं, ठीक है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, but all constitutional rights are not fundamental rights, ठीक है। इसका मतलब ये है जो हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं वो सारे संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सारे संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में क्या आता है? सिर्फ आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के चैप्टर में सब कुछ आता है, जैसे कि आर्टिकल 300A हो गया है, आर्टिकल 326 हो गया, राइट टू वोट, ये सारे राइट्स हो गए, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सो दिस शैल बी क्लियर। इससे रिलेटेड भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर सिंपली आपसे जो है यहाँ पे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, ये पूरा बेयर रीडिंग है। दिस इज द बेयर एक्ट, दिस इज द टोटल बेयर एक्ट का लैंग्वेज जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल बेयर एक्ट का लैंग्वेज जो मैं अब आपको वर्ड टू वर्ड सारा समझाने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये जान लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आर्टिकल 32 के रेफरेंस पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कुछ कहा था। डॉक्टर जी B.R. अम्बेडकर जी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। इन्होंने बोला कि देखो ये कौन थे, हम इनकी बातें क्यों करते हैं बार बार, ये हमारे ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन थे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी जब हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, ये संविधान बन रहा था ना, 1950 से पहले बन रहा था, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो 1946 में गठित हुई थी, ठीक है। तो जब हमारा संविधान बन रहा था
उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी अलग अलग कमिटीज का भी गठन किया गया, जैसे ये ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, स्टर्लिंग कमेटी हो गई, ये सारी कमिटीज। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, संविधान का रफ कॉपी निकालना, बार बार ड्राफ्ट निकालना, ठीक है। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस था जो इन्होंने होल्ड किया उस टाइम पे, दैट इज वाई। और बहुत ही और भी इन्होंने हमारे लीगल लीगल सिस्टम में बहुत ही योगदान दिया है, इसीलिए इनका नाम जो है बार बार जिक्र में आएगा जब आप संविधान पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि भाई ये आर्टिकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आई विल कॉल दिस आर्टिकल एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई विल कॉल दिस आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हेल्ड, ठीक है। तो ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, हु कॉल्ड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एज द हार्ट एंड सोल, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कमिंग बैक टू हमारा बेयर एक्ट, बेयर एक्ट की रीडिंग देखेंगे, उसके बाद में आपको रिट्स के मतलब और रिट्स किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है वो बताऊंगी, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ आर्टिकल 32 में, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब पार्ट 3 भाग 3, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे 32 में हेडिंग बोल रहा है कि हम आपको रेमेडी दे रहे हैं कि अगर आपका राइट, फंडामेंटल राइट जो हम पार्ट 3 के द्वारा आपको इंश्योर करा रहे हैं, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप कहाँ आ सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 32 में बताया हुआ है। तो यहाँ बोला हुआ है द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सो देखो यहाँ पे है राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। क्या अधिकार दिया जा रहा है, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली अगर मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, आई कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। भाई अपेक्स कोर्ट में जा सकती हूँ बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। ऑफ कोर्स लीगल जो प्रोसीजर है वो तो अपनाना ही पड़ेगा, है ना। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट गारंटी। अब किस चीज के लिए जा सकती हूँ मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, उन अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए जो मेरे उल्लंघन, जिनका उल्लंघन मैं कंटेंड कर रही हूँ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स। क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है, क्लॉज 2 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स, ठीक है। डायरेक्शंस हो, ऑर्डर्स हो, इंक्लूडिंग रिट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि मेरा आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, आप प्लीज कुछ एक्शन लीजिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, क्लॉज 2 में दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव भी दे सकता है, कोई ऑर्डर भी रिलीज कर सकता है, या रिट्स भी रिलीज कर सकता है। और ये रिट्स हो सकती हैं रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबस कॉर्पस, रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबस कॉर्पस, रिट इन द नेचर ऑफ मैंडमस, रिट इन द नेचर ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। यहाँ पे देखो हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चुरारी। कभी कभी डायरेक्टली इंटरव्यू में भी बोल देगा कि जल्दी से बताइए कौन सी रिट्स है, 5 रिट्स, नेम ऑफ 5 रिट्स, आई वांट टू नो द नेम ऑफ द 5 रिट्स बाय यू, जो आर्टिकल 32 में दिया है, जो हमारे संविधान में दिया है। सो यू हैव टू रिकॉल कि भैया हेबस कॉर्पस है, को वारंटो है, सर्चुरारी है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। whichever may be appropriate for the enforcement of the right। तो सुप्रीम कोर्ट इन 5 रिट में से कोई भी रिट इशू कर सकता है, जो भी उसको लगता है कि जो मेरे सामने केस आया है, इस केस में जो भी अप्रोप्रिएट रिट बैठ रहा है, भाई वो मैं इशू कर देता हूँ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है, डायरेक्टिव भी दे सकता है, ठीक है। अभी ये रिट्स के मीनिंग कब इशू होती है, किसके अगेंस्ट हो सकती है, ये अभी हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। डू नॉट गेट वरीड, लैंडमार्क डिसीजंस भी लेंगे इनके 2-3। विदाउट प्रिजुडाइज, यहाँ पे क्लॉज 3 पढ़ लेते हैं। विदाउट प्रिजुडाइज टू द पावर्स कॉन्फर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 and 2 पार्लियामेंट। अब ये देखो क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये कह रहा है, ये क्लॉज कह रहा है कि जो फर्स्ट और 2 में, फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में लिखा है, ये तो लिखा ही है, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें छोड़ के अगर देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट को हम पावर दे रहे हैं ना क्लॉज 1 में और 2 में, यू हैव द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ये तो सिटीजन के लिए है। ये फर्स्ट क्लॉज तो सिटीजन के लिए है कि यू हैव द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की का डायरेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट का को क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तीसरा कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की हमने बातें करी क्लॉज 1 और 2 में, ये किसी और कोर्ट को भी पावर मिल सकती है। यानी अगर आज कौन दे सकता है, पार्लियामेंट, संसद,
ठीक है। तो अगर संसद आज चाहे कि ये जो आर्टिकल 32 वाली पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो हम डीजे को भी दें, डिस्ट्रिक्ट जज को भी दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दें, तो भाई ये पार्लियामेंट ऐसा काम कर सकती है। किस तरीके से करेगी काम? लॉ बनाने के द्वारा, ठीक है। एक लॉ बनाएगी इस रेफरेंस में, कानून लेके आएगी इस रेफरेंस में और पावर दे देगी डीजे को, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज को ये पावर दे देगी, ठीक है। क्लॉज 4 क्या कह रहा है? द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्लॉज 4 एक सिंपल सी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि आर्टिकल 32 में दिया गया अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल, जैसे कि हमारे संविधान में प्रोवाइडेड ना हो। यानी यूजुअली सस्पेंड नहीं होगा, मतलब जनरली सस्पेंड नहीं होगा हमारा आर्टिकल 32 का अधिकार, लेकिन अगर हमारे संविधान में कुछ प्रोसेस दिया है कि इस टाइम पे सस्पेंड हो सकता है तो हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, आपातकालीन जो परिस्थितियां जब अराइज हो जाती हैं तो हमारे भारत संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, भारतीय संविधान के अंडर दिया गया है कि ये जो आर्टिकल 32 का अधिकार है, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, दैट कैन बी सस्पेंडेड। तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू फॉर द प्रीलिम्स एस्पेक्ट कि whether article 32 can be suspended during the times of emergency or not, whether article 32 can be यहाँ पे suspended, article 32 cannot be suspended, ठीक है, but it can be suspended in emergency, ठीक है। तो exception क्या है? except in emergency, यानी जब हमारे देश में आपातकाल लगे, ठीक है, उस टाइम आर्टिकल 32 सस्पेंड हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेस आल्सो आस्क्ड इन प्रीलिम्स, मेनी ऑफ द टाइम्स प्रीलिम्स में पूछा जाता है, कौन से दो आर्टिकल्स हैं हमारे भारतीय संविधान के, कौन से दो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, दे नेवर गेट सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी? वो है हमारा आर्टिकल 20 एज वेल एज 21। तो आर्टिकल 20 और 21 कभी 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 भी सस्पेंड नहीं होता, चाहे हमारा इमरजेंसी ही क्यों ना लागू हो, ठीक है। अब इमरजेंसी लागू है इसका मतलब ये तो नहीं है लोगों को मारना चालू कर देगी सरकार, ठीक है। राइट टू लाइफ तो आपका एग्जिस्ट करेगा, आर्टिकल 20 का अधिकार भी आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ रिट्स, मीनिंग और पर्पस, ठीक है। कब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक है, कि हेबस कॉर्पस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेबस कॉर्पस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्चुरारी, ठीक है। सर्चुरारी का रिट जो है किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है? ये डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, डायरेक्ट, और आएगा ही आएगा, लिखवा के दे सकती हूँ मैं आपको, इस एरिया से क्वेश्चन आता है। सो हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस हमारी पहली रिट है। और क्वेश्चन एक और उठा यूपी पीसीएसजे में 2022 में, एक प्रीलिम्स से क्वेश्चन उठा, बड़ा सिंपल सा अटपटा सा क्वेश्चन, which of the following writ is the most important of all? इन रिट्स में से कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अब आप नॉर्मली, अब अगर ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा अच्छे से पढ़ के नहीं गए हो, तो ये सोचोगे यार रिट्स तो सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट ऑफ ऑल इज दी हेबस कॉर्पस, और उसका रीजन भी, उसका रीजन अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो हेबस कॉर्पस का मतलब क्या है? यू मे हैव द बॉडी, या फिर रिलीज द बॉडी, जो बॉडी है, जो यहाँ पे व्यक्ति का यहाँ पे बॉडी है, उसको रिलीज कर दीजिए। ये किया जाता है यूजुअली इनलीगल डिटेंशन के केस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन है, उसको पुलिस वाला अरेस्ट करके ले जाता है, ठीक है, पुलिस थाने में डाल देता है। अब जनरल रूल क्या है हमारे सीआरपीसी के अंदर, बीएनएसएस के अंदर, आर्टिकल 22 के अंदर, कि देखो अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट करके ले गए हो 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर पुलिस वाला आपको पकड़ के ले गया और 24 घंटे के अंदर जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है आपको, तो आपका जो अरेस्ट है वो इलीगल हो जाता है। यानी आपका एक अधिकार बन जाता है कि आप डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट बोल सको कि मेरे अगेंस्ट जो ये पुलिस वाले के अगेंस्ट जो है हेबस कॉर्पस का रिट इशू कराया जाए और मेरी बॉडी को रिलीज किया जाए जो इलीगली डिटेन की गई है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे घर पे कोई मेरी फ्रेंड मिलने आ जाती है और मैं उसे पकड़ के बैठ जाऊँ, ठीक है, कि आई तो वो मिलने आई तो हम चिट चैट बातचीत करने के लिए थे, हम कप ऑफ टी जो है एक्सचेंज करने के लिए आए थे, अपने आपस में फीलिंग्स एक्सचेंज करने के लिए आए थे, लेकिन हम दोनों का झगड़ा हो गया घर पे और मैंने उसको एक रूम में बंद कर दिया और मैंने उसको खोला ही नहीं 10 दिन तक। तो दैट इज, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, व्हाट आई एम डूइंग इज इलीगली डिटेनिंग समवन, ठीक है।
तो ऐसे केस में उसके जो परिवार वाले या फिर वो तो नहीं जा सकती, लेकिन उसके थ्रू उसका वकील, परिवार वाले डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू कर दो भाई। ऑल्दो नहीं जाते ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बाकी और रेमेडीज भी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि निचली अदालत में नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, पुलिस वालों को डायरेक्ट नहीं कर सकते, एफआईआर नहीं लिखवा सकते, सब कुछ कर सकते, वो रेमेडीज तो रहेंगी। लेकिन एक और एडिशनल रेमेडी आ जाती है कि भाई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है आपके पास इस केस में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये किसके अगेंस्ट और किस पर्पस में इशू हो सकती है। टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली, ये मैंने आपको बता दिया, वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। अगर किसी की प्राइवेट कस्टडी में भी है तो भी आप उसको रिलीज करा सकते हैं। दैट मीन्स ये जो रिट ऑफ हेबस कॉर्पस है, दिस रिट इज द ओनली रिट, पांचों रिट्स में से ये एकमात्र रिट है हेबस कॉर्पस की जो प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है और यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है एंड प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट भी। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी रिट है जो प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट इशू हो रही है। दैट इज वाई मैंने कहा था कि हेबस कॉर्पस का रिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट रिट होता है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब वी कमांड, कि हम कमांड कर रहे हैं, ऐसा करिए। ठीक है, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, कोई कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उसके सामने बहुत दिनों से कोई केस जो है पेंडिंग है, पर जज साहब जो है, मजिस्ट्रेट जी जो हैं, वो एक्शन ही नहीं ले रहे भैया, अभी अभी नए नए आए हैं फ्रेशर। ठीक है, अब देखो इसी चक्कर में तो 3 ईयर रूल जो है आया है कि भाई ये जो फ्रेशर होते हैं बहुत एरोगेंट होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव इन दी कोर्ट, बिहेवियरल इशू अराइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मजिस्ट्रेट साहब के सामने केस आया है भाई, फ्रेशर मजिस्ट्रेट साहब एक्शन ही नहीं ले रहे, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ इनको अपनी पब्लिक ड्यूटी निभानी है, लेकिन ये निभा ही नहीं रहे भाई, इन्हें बताइए, इन्हें रिट इशू करिए मैंडेमस की और इन्हें कमांड दीजिए कि भाई आप बैठे क्यों हैं इस कुर्सी पे, अपना काम तो करिए। ठीक है, तो किस किस के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड? कोर्ट्स के अगेंस्ट भी हो सकती है, ट्रिब्यूनल्स जो हमारे कंट्री में ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होता है, मोटर व्हीकल का ट्रिब्यूनल होता है, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स होते हैं। मतलब अगर मोटर व्हीकल का कोई भी एक्ट जो है आपके सामने आ रहा है तो आप एक्सक्लूसिवली ट्रिब्यूनल में जाइए, आपको कोर्ट वोर्ट जाने की जरूरत नहीं। ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो आपको स्पीडी रेमेडी मिलेगा, टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, सब कुछ। ठीक है, तो ज्यादातर जो है ट्रिब्यूनल्स में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो भाई कोर्ट्स के अगेंस्ट भी मैंडेमस इशू कर सकते हो। ट्रिब्यूनल्स हमारे 323 आर्टिकल में दिए गए हैं। ठीक है, 323। दूसरा पब्लिक अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटीज होती है, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी आप ये मैंडेमस वाला इशू करा सकते हैं रिट। सर्चुरारी, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, सर्चुरारी मींस टू बी सर्टिफाइड, यानी टू क्वॉश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ध्यान रखिएगा ये जो सर्चुरारी की रिट है, अब सर्चुरारी और प्रोहिबिशन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट इशू होती है? सर्चुरारी की रिट। इसका मतलब होता है टू क्वॉश, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, क्वॉश कर रही है ऑर्डर को कि भाई ये नल है, ये वॉइड है। किसका कर सकती है ये रिट? कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकती है, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट इशू कर सकती है ये रिट, और क्वाजी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ये रिट इशू कर सकती है। प्रोहिबिशन का रिट मतलब टू प्रोहिबिट, यानी रोकना, कि भाई यहीं रुक जाइए, आप इतना गलत काम कर रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप हियर ओनली। ठीक है, तो अब ये देखो ये किस तरीके से दोनों रिट सिमिलर से मैं कह रही हूँ, ये मैं क्यों कह रही हूँ यहाँ पे सुनिए। फॉर एग्जाम्पल ये कोर्ट है, अब ये कोई मामला हियर कर रही है, अब ये ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जो इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, दैट मीन्स इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसके पावर्स में नहीं आता, फिर भी ये मैटर की सुनवाई कर रही है। ठीक है, अभी ये इन द प्रोसेस है, दिस कोर्ट इज इन द प्रोसेस, अभी ये सुनवाई करने के प्रोसेस में है। ठीक है, तो ये जब भी प्रोसेस में है, इस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट में मैं एकदम पहुंच गई कि भाई ये कोर्ट जो है इसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, भाई इसको यहीं पे रोकिए, यहीं रोक दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसको यहीं रोक देगी
कि रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टू प्रोहिबिट। यहां रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू होगी, ठीक है, यहां रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू होगी, क्योंकि एक ऐसी अदालत जिसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते मामले की सुनवाई करना और वो सुन रहा है उस मैटर को, ठीक है, तो हम उसे वही रोक देंगे कि यही रुक जाइए, दिस डजंट कम विद इन योर क्षेत्राधिकार, दिस डजंट कम विद इन योर जुरिस्डिक्शन। यही दूसरा मामला देखिए, यही सिमिलर सा एक और मामला देखिए, ठीक है, सिमिलर सा एक और मामला देखिए। अब ये कोर्ट सेम यही कोर्ट है, यही कोर्ट है, यही कोर्ट है जिसके पास नो जुरिस्डिक्शन, कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, ये मामला सुन रही है और सुनवाई कर दी, फाइनल ऑर्डर आ गया, ठीक है, यहाँ जो है फाइनल ऑर्डर आ गया, फाइनल जजमेंट आ गई, कुछ ऐसा फाइनलिटीज थे, पूरी हियरिंग कर दी है। पहले केस में क्या किया था, पहले केस में मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन यहाँ पे फाइनल ऑर्डर आ गया है या फाइनल जजमेंट आ गया है। तो ऐसे केस में मैं सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचूंगी कि भाई देखिए, ये जो निचली अदालत थी या ये जो ट्रिब्यूनल था, इसने ऐसे मामले की सुनवाई करी है और ऑर्डर भी पास कर दिया जो इसके क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं था, तो इसको रोक तो मैं सकती नहीं क्योंकि ये ऑर्डर तो पास कर चुकी है, लेकिन इसके ऑर्डर को मैं जीरो वैल्यू जरूर ठहरवा सकती हूँ, जीरो वैल्यू उसके ऑर्डर की करवा दो। इसको क्या बोला जाएगा, टू क्वॉश, यानी ऑर्डर को नल कर दीजिए, ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, टू क्वॉश, ठीक है, यहां पे रिट ऑफ सर्ट्योरारी इशू होगी। आई गेस दिस शैल बी क्लियर टू यू। इससे सिंपल लैंग्वेजेस में कोई नहीं बता सकता और ना कोई बताता, कोई टीचर नहीं बताता, इतने सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं बताता चीजों को, ठीक है। तो यहां पे देखिए सर्ट्योरारी प्रोहिबिशन एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, दोनों में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज क्वो वारंटो, यानी किस अथॉरिटी से, यानी फॉर एग्जांपल मैं कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जा रही हूँ अपना गाड़ी से बाहर और बाहर मुझे दिखता है कि चौराहे पे एक पुलिस वाला खड़ा है, बट आई डाउट ही इज अ पुलिस मैन इन फैक्ट, ठीक है, कि मुझे डाउट है कि यार वो असल में कोई पुलिस वाला है या कोई एवं ही वर्दी पहन के खड़ा हो गया है, पुलिस वाले की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो हियर आई कैन आस्क कि भाई इसका अथॉरिटी क्या है, वाई इज ही होल्डिंग हिज ऑफिस, या फिर कोई अध्यापिका है, जैसे गवर्नमेंट कोई टीचर है, मुझे पता चला कि यार ना तो इसने 10वीं कक्षा का कुछ, इसने 10th ही कंप्लीट नहीं करी है, कैसे अध्यापिका बन पा रही है इसकी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल की, ठीक है, तो उसको भी मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ, मैं बोल दूंगी कि भाई किस अथॉरिटी से ये पर्सन यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, आप इसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करिए, सुप्रीम कोर्ट विल क्वेश्चन इट्स अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट विल क्वेश्चन इट्स अथॉरिटी एंड हियर यहाँ पे रिट ऑफ क्वो वारंटो जो है इशू करी जाएगी, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड, यानी किसी भी पर्सन ने एक ऐसा ऑफिस होल्ड किया हुआ है जो उसकी अथॉरिटी के अंदर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मामले जो है इमर्ज होते हुए दिखते हैं हमको पिछले कुछ साल में, एंड दिस इज द लैंडमार्क डिसीजंस, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे। बहुत ही इजी सा देखिए, आर्टिकल 32 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेबस कॉर्पस केस, पॉपुलर नाम है इसका हेबस कॉर्पस केस, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये केस है हेबस कॉर्पस केस का, ठीक है। तो प्रीलिम्स से काफी बार पूछा गया है, इसमें बोला है कि आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है was suspending during the national emergency, national emergency के द्वारा ये सस्पेंड हो गया, आर्टिकल 21, that an order to preventive detention could not be challenged even if was violative of the parent act। अब यहाँ पे देखो बोला गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर यहाँ चैलेंज नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जो है द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 हैज प्रोवाइडेड दैट आर्टिकल 21 रिलेटिंग टू पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट तौर से ये बोला गया कि देखिए यहाँ पे जो है आर्टिकल 21 जो लिबर्टी की बात करता है वो हमारे इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला इज द हेबस कॉर्पस केस। इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें द कोर्ट entailed that a writ cannot be issued against the president of India
फॉर फिक्सिंग द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट्स एंड फिलिंग वैकेंसीज। अब देखो इसमें पर्टिकुलर एसपी गुप्ता के केस में बोला गया कि यहाँ पे आप राष्ट्रपति जी के खिलाफ कोई रिट इशू नहीं करा सकते कि राष्ट्रपति अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कीजिए, उनका ट्रांसफर कराइए, उनकी वैकेंसीज फिलअप कीजिए। नो, यू कैन नॉट आस्क द सुप्रीम कोर्ट to issue a writ against the President of India. So that is it for today's class. That is it for today's class. Hopefully everything is clear on your part regarding the writs issued under Article 32. Similarly, Article 2 to 6 के अंदर भी यही सारी writs issue कर सकता है हमारा हाई कोर्ट भी, सारे हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होती है. So that is it. Thank you everyone.